ऑडियो वीडियो इज क्लियर। स्टार्ट हो गया। ठीक। हाँ जी। नमस्कार। ज्योग्राफी इंटीग्रेटेड जो बैच है और राजस्थान जो ज्योग्राफी स्पेसिफिक बैच जो है आपका, यानी जिन्होंने जो राजस्थान ज्योग्राफी का बैच लिया है, उनके लिए ये क्लासेज हैं, जिसमें हम सबसे पहले इन क्लासेज से पहले हम ये देखेंगे कि इसमें जो सिलेबस आपका है किसी भी एग्जाम को लेकर राजस्थान के अंदर, चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका राजस्थान ज्योग्राफी सिलेबस के अंदर है, या फिर आपका जिन्होंने इंटीग्रेटेड बैच लिया है उनके इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो उन सब पार्ट को लेके हम बात करेंगे। जिसमें हम सबसे पहला जो पार्ट है आपका, क्योंकि इसमें समय के साथ साथ आपकी जो दूसरी क्लासेज हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन सबसे पहले जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे, यानी जो आपका बेसिक्स रीजनल पार्ट है राजस्थान, देन सेकंड स्टेप हमारी इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद में तीसरी स्टेप अपना रहेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट। तो उसमें स्टार्ट करने से पहले आपका जो बेसिक्स है, यानी राजस्थान के बारे में कौन कौन सी बातें हैं, जो सामान्य बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो उन बेसिक्स के बारे में। उसके बाद में उसमें और नेक्स्ट टॉपिक कौन से रहेंगे, यानी जो जनरली हम हाइड्रो ज्योग्राफी के रूप में, उसके बाद में रिसोर्स ज्योग्राफी के रूप में, उसके बाद में इकोनॉमिक ज्योग्राफी के रूप में। यानी ज्योग्राफी के कुछ पार्ट्स हमने डिवाइड कर रखे हैं, उन पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम ज्योग्राफी को कवर करेंगे। तो अब उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं सबसे पहले, और आज की इस क्लास में हम टॉपिक्स को लेकर डिस्कशन करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट अंकिता की सर वॉइस रिपीट हो रही है, तो एक बार वापस आप रीस्टार्ट करो, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐप में वॉइस प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें रीस्टार्ट करने पे वापस ठीक हो जाता है। सतीश मीणा सर फाइनली इंतजार खत्म हुआ है, बिल्कुल। जीत प्रताप सिंह गुड आफ्टरनून, आप सबको गुड आफ्टरनून। तो आज के सेशन के हम, या आज के इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो आपका जो ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है, यानी जो सिलेबस के तौर पे हम देख रहे हैं, तो इस सिलेबस वाले पार्ट में स्टार्टिंग टॉपिक जिनको हम लेंगे बेसिक टॉपिक्स के रूप में, यानी जो हमारी ज्योग्राफी का जो स्टार्टिंग यानी जो सामान्य पार्ट है या बेसिक जो टॉपिक है, उन बेसिक टॉपिक में आपका सबसे पहला पार्ट है राजस्थान का गठन, राजस्थान के जिले एवं संभाग। मीनिंग है कि राजस्थान का जो राजस्थान को इंटीग्रेटेड किया गया, राजस्थान का जो यूनिफिकेशन किया गया यानी एकीकरण किया गया, वो किस तरीके से हुआ है। हालांकि एकीकरण पार्ट आपके प्रॉपर जो है वो आपके राजस्थान हिस्ट्री वाला पार्ट, राजस्थान पॉलिटी का पार्ट है, उसमें आता है। लेकिन अपने जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है वह इसमें राजस्थान के कितने एकीकरण के चरण हुए हैं, जिसमें राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को मर्ज किया गया है, और एकीकरण के वो चरण कब कब हुए हैं, उनके बारे में बातें करना। बाकी उसके अंदर जो आपके डिटेल्स है वो पॉलिटी का पार्ट है, वो अपने राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है। तो राजस्थान के गठन के अंदर जनरली हम ये देखते हैं कि राजस्थान आज प्रेजेंट के अंदर आपके जो राजस्थान का निर्माण हुआ, और उस निर्माण के बाद आज वर्तमान में वो 41 जिलों के रूप में रिप्रेजेंट है, यानी 41 जिलों के रूप में राजस्थान फैला हुआ है। तो वो 41 जिले किस किस तरीके से बने हुए हैं, और उन 41 जिलों का जो मुख्यतः डिस्ट्रिक्ट आधार पे हम देखते हैं, वहाँ के जो प्रमुख होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात जिला कलेक्टर होते हैं। तो उसके ऊपर हमने एक व्यवस्था को और रखा है, संभागीय व्यवस्था को, डिवीजन वाली को। तो संभागीय व्यवस्था और डिवीजन के बारे में भी हम साथ में कवर करेंगे। तो राजस्थान का जो गठन, जिले और उसके डिवीजन या संभाग, ये स्टार्टिंग के आपका जो बेसिक पार्ट है, उसमें शुरुआत आपके यहाँ से की जाएगी। ऑनलाइन स्टूडेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो आपके जो जो भी क्वेरीज हों, आप इसमें बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट हो तब अपने को क्वेश्चन पूछना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो तो नहीं पूछना है। यानी कई बार क्या होता है कि अपन पढ़ने से ज़्यादा टाइपिंग में ध्यान दे रहे होते हैं। तो मेरा कहने का मीनिंग इसमें यह है कि आपका दिमाग है वो टाइप करने में डाइवर्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ, आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप
उसके जैसे कि क्लासेज में आवाज़ साफ नहीं आ रही हो या फिर कोई नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे हो, इनको लेके अगर कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर भी सकते हो। इंस्टीट्यूट के जो नंबर आपके ऐप पे अवेलेबल है उनके ऊपर आप कॉल भी कीजिएगा। और कोर्स में किसी भी प्रकार की क्लासेज को डाउनलोड के लेकर या हम जो आने वाली जो क्लासेज हैं उनके नोट्स जो हम अपलोड करेंगे इसमें, तो अपलोड उन नोट्सों को पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत हो रही है या जो नोट्स अपलोड नहीं हो रहे हों, तो उसके अंदर आप कमेंट कर सकते हैं और उन समस्याओं का समाधान आप करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन स्टूडेंट में कि सर जब तक बुक नहीं आती हमारे पास, तो बुक अगर आपने ऑर्डर कर रखी है तो शायद हो सकता है 5 या हो सकता है 6 तारीख को आपको मिल जाएगी। तब तक नोट्स अपलोड कर दीजिए बिल्कुल। नोट्स जो जिन स्टूडेंट्स के पास ऐप का अगर कोई भी कोर्स है और राजस्थान ज्योग्राफी उस कोर्स का पार्ट है, तो उनके वैसे भी जो नोट्स हैं वो आपके अपलोड किए जाएंगे उसमें। उन नोट्स को कंटिन्यूस आप स्टडी कर सकते हो। जो बुक वाले नोट्स हैं वो नोट्स आपके इन क्लासेज में कंप्लीट होने हैं। तो अपने जो बेसिक वाले चैप्टर हैं जिसमें हम बात कर रहे थे, एक तो राजस्थान का गठन और इसके जिले, देन उसके बाद में सेकंड टॉपिक है राजस्थान का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के निर्माण के साथ इसकी स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान के लोकेशन और इसके एक्सटेंशन या विस्तार वाले पार्ट को भी हम कवर करेंगे। राजस्थान के निर्माण का मीनिंग यह है कि अपनी पृथ्वी का जैसे निर्माण हुआ है, उस निर्माण के अंदर एक हिस्सा जो कि कॉन्टिनेंट या महाद्वीप के रूप में रहा है, जो कि अर्थ का 29% पार्ट, यानी पूरी पृथ्वी में जो महाद्वीपों का हिस्सा है कॉन्टिनेंटल पार्ट जो है वो 29%, और उस कॉन्टिनेंटल या महाद्वीप के बाद में जो बचा हुआ भाग है 71%, ये मुख्यतः महासागर के रूप में है, यानी ओसेनिक पार्ट के रूप में। अब इसमें आपका जो महाद्वीपीय भाग है ये प्रेजेंट में दो भागों में डिवाइड है। महाद्वीप है जिसको जर्मन लैंग्वेज में अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी में पेंजिया नाम से, हालांकि शब्द उससे पहले भी दिया जा चुका है ये, तो ये जर्मन लैंग्वेज में, क्योंकि जर्मन की थ्योरी है तो जर्मन के अकॉर्डिंग चलेगा, तो जर्मन थ्योरीज के अंदर या जर्मन लैंग्वेज के अंदर महाद्वीपों को पेंजिया बोला गया है। जैसे अपने लोकल में कहें, जैसे पृथ्वी हमारे लिए धरा है, भूमि है, जैसे आप इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करके बोलोगे तो वो हमारे लिए अर्थ है, तो सेम वैसे ही जर्मन लैंग्वेज में अगर आप महाद्वीप को बोलोगे तो वो पेंजिया है। तो सभी महाद्वीपों को मिला के जर्मन लैंग्वेज में क्या बोला गया है? पेंजिया। पेंजिया कालांतर में या प्रेजेंट में हम देखें तो दो भागों में विभाजित है। पेंजिया का एक तो उत्तरी भाग है, ये वाला हिस्सा, एक उसका दक्षिणी भाग है। तो इसका जो नॉर्थ पार्ट है इसको नाम दिया गया है अंगारा लैंड, जबकि इसका जो सदर्न पार्ट है इसको बोला गया है गोंडवाना लैंड। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का जो भाग है इसको नाम दिया जाता है टेथिस सी, टेथिस सागर। तो अपने राजस्थान का जो संबंध है, यानी राजस्थान का जो निर्माण है वो किस तरीके से हुआ है, तो राजस्थान का जो निर्माण है या यूं कहें जो भारत का जो निर्माण है वो मुख्यतः अपने इन दो पार्ट से रिलेवेंट है। एक तो गोंडवाना लैंड से, और ये शब्द कहाँ से आया? गोंड जनजाति से। जैसे आपको ध्यान होगा कि भारत में सबसे बड़ा जनजाति समूह है या सबसे बड़ी जो ट्राइब है, जैसे राजस्थान में अपने मीणा को माना गया है बड़ी ट्राइब, वैसे इंडिया में प्रमुख जनजाति समूह है वो माना जाता है अपने गोंड को। तो गोंड जनजाति से निकला हुआ शब्द गोंडवाना लैंड। तो अपने भारत में और राजस्थान के निर्माण में ये दो शब्द आपको याद रखने हैं, जिनको जनरली हम शॉर्ट में जीटी के नाम से बोलेंगे। तो जीटी का मीनिंग यहाँ रहेगा गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। तो राजस्थान की उत्पत्ति में हम इन शब्दों को कवर करेंगे, गोंडवाना लैंड और टेथिस सी को। ऑनलाइन स्टूडेंट की सर ये क्लासेस रिकॉर्ड रहेंगे, बिल्कुल रिकॉर्डेड भी रहेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन भी रहेगा, आपकी इच्छा है उतनी बार इन क्लासेस को देख सकते हो। और एक जो निश्चित टाइम पीरियड जो हमने आपको इसमें एक्सेस दिया है वो उस टाइम तक रहेंगी। तो जितने भी इसमें आपसे क्लासेस से पहले आपको जो बताया गया है ये क्लासेस एज इट इज़ उसी फॉर्मेट में रहेंगे। नोट्स है उनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो,
और डाउनलोड करके उनको निकलवा के और उनको भी पढ़ सकते हो, और उनको क्लासेस के साथ आप देखते रहिए। या फिर आप ये चाहते हो कि भाई डाउनलोड वाले जो नोट्स हैं वो थोड़े महंगे हैं, तो जो जिनके इजी अप्रोच में हो, तो जैसे ही बुक पहुंचे तो आप ये कर सकते हो कि जो बुक वाला पार्ट है उस बुक को भी आप परचेज करके उस तरीके से भी मुख्यतः उन नोट्स का फायदा उठा सकते हो। यानी जो आपके ज़्यादा इजी हो, जिस तरीके से आपकी इच्छा डाउनलोड करके और दूसरे टैब में या आपके पास कोई भी जो भी टेक्निकल जो सोर्स हैं आपके पास, उनके माध्यम से इनका आप लाभ ले सकते हैं। तो देखो, हम अब अगले आधे घंटे बाद में आपके मैसेज में देखूंगा, क्योंकि जैसे बार बार हम ये बातें करेंगे तो बाद में कंटिन्यूस जो अपना कंटेंट है वो आप बार बार आप उसके ब्रेक लगेगा या उसमें गैप आएगा, तो गैप से वो क्या है, कई बार जनरली जो एक फ्लो बना होता है वो फ्लो टूट जाता है, आप लोगों का भी और मेरा भी समझाने का जो एक फ्लो रहता है, तो उसमें आप इजीली उस कंटेंट को समझ पाएंगे अगर कंटिन्यूस फ्लो में रहेंगे अपन। तो इसमें जो राजस्थान का हो चाहे इंडिया का जो निर्माण हो, ये इस पृथ्वी में मुख्यतः दो भागों पे, एक तो गोंडवाना लैंड और बचा हुआ हिस्सा जो है वो तैतीस सागर पे। तो राजस्थान का निर्माण भी मुख्यतः, जो सेकेंड टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे हैं राजस्थान के निर्माण, उसमें संबंध अपना एक तो गोंडवाना लैंड और दूसरा पार्ट रहेगा तैतीस सागर। एक पॉइंट आता है अपनी लोकेशन। लोकेशन वाला पॉइंट ऐसा है जिसको अक्षांश और देशांतर बताते हैं। तो इसका मीनिंग कोई भी ज्योग्राफिकल जो लोकेशन होती है, भौगोलिक जो स्थिति होती है दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो अक्षांश या लेटीट्यूड्स के अकॉर्डिंग। लेटीट्यूड में जो मेन लेटीट्यूड लाइन है 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन, वो पृथ्वी को दो भागों में डिसाइड करती है, नॉर्थ और साउथ। तो इसका मीनिंग जब भी अक्षांशों की बात होगी तो अक्षांश मुख्यतः दो डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं, एक तो नॉर्थ के लिए और एक साउथ के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अपना राजस्थान है जो काइट शेप या पतंगाकार आकृति में है। अब इसके नॉर्थ और साउथ को अगर देखना हो तो इसका मीनिंग है कि उसमें हम बेस किसको मानेंगे, अक्षांश को। जबकि दूसरा पॉइंट आता है इसमें आपके देशांतर। तो जो देशांतर वाला पॉइंट है उसमें आपके जो मेन लॉन्गिट्यूड यानी जो जीएमटी लाइन है, ग्रीनविच मीन टाइम, वो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, ईस्ट में और वेस्ट के अंदर, पूर्व में और पश्चिम के अंदर। तो मीनिंग हुआ कि जो पूर्व और पश्चिम की जो डायरेक्शन है वो देशांतर से डिसाइड होती है। तो हम जो जनरल डायरेक्शन मानते हैं, सामान्य जो दिशाएं मानते हैं, उन सामान्य दिशाओं में हम जनरली चार दिशाओं को मानते हैं। बाकी ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है 16 होती हैं। बाकी जनरल या सामान्य दिशा में हम चार, जो कि आपके सुबह शाम आप सुनते हो, किसके बारे में, न्यूज के बारे में। तो न्यूज शब्द में आपके चारों शब्द हैं, इसमें नॉर्थ भी है, ईस्ट भी है, वेस्ट भी है, साउथ भी है। इसका मीनिंग जो चारों दिशाओं के बारे में जानकारी देती हैं वो होती है न्यूज। तो इसका मीनिंग है इसमें जो नॉर्थ और साउथ है वो लेटीट्यूड्स पर यानी अक्षांश पर, और जो पूर्व और पश्चिम है वो लॉन्गिट्यूड अर्थात देशांतर के ऊपर डिपेंड होते हैं। ये देशांतर है वो हमेशा ईस्ट और वेस्ट को बताएंगे। तो आप तो इसमें ये रट लो कि जो लेटीट्यूड अक्षांश है वो नॉर्थ और साउथ के बारे में बताता है, जबकि लॉन्गिट्यूड है वो बची हुई दिशाएं अर्थात पूर्व और पश्चिम। तो चार दिशाओं में दो अक्षांश की हैं, दो देशांतर की हैं। तो राजस्थान की लोकेशन के लिए अपने को दो पॉइंट कवर करने पड़ेंगे इसमें स्थिति वाले में। एक तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, लेटिट्यूडनल लोकेशन, और दूसरी स्थिति इसमें रहेगी आपके लॉन्गिट्यूडनल अर्थात देशांतरीय स्थिति। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर में विस्तार वाला पार्ट। तो किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया का जो विस्तार है, जैसे फॉर एग्जांपल गांव में आपका घर है, शहर में आपका घर है, या कहीं पे भी आपका घर है, उसका अपना एक विस्तार है। विस्तार का मीनिंग उसका एक एरिया है। जिसके पास एरिया होता है उसकी एक निश्चित आकृति होती है, और जिसकी आकृति होती है उसके चारों ओर उसकी बाउंड्री या सीमाएं होती हैं। तो इसका मीनिंग जो विस्तार वाला जो पॉइंट है, इसका मीनिंग जिसमें हम बात करेंगे एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के एक्सटेंशन या विस्तार के अंदर एक तो बात होती है एरिया ऑफ राजस्थान को लेकर, और एरिया ऑफ राजस्थान के साथ साथ के राजस्थान के जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है उन पे भी बात होगी, राजस्थान के जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं उन पे भी बात होगी, छोटे जिले हैं उन इनको भी कवर करेंगे अपन। फिर एरिया के साथ हम आकृति पे बात करेंगे, राजस्थान की आकृति या जो शेप, तो उसमें राजस्थान की आकृति को लेकर
और राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, राजस्थान के जिले हैं, उनकी आकृतियों को लेके बात करेंगे। फिर जिसके पास आकार होता है उसके चारों ओर उसके बाउंड्रीज भी होते हैं, उनके बाउंड्रीज या उसके सीमाएं होती हैं। और जो सीमाएं होती हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री और एक इंटर स्टेट बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक अंतर्राज्यीय सीमा। तो इस तरीके से जो विस्तार वाला पॉइंट है उसमें हम तीन पॉइंट्स को लेकर चलते हैं कि एक तो एरिया, एरिया के साथ जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, आपका घर है उसका एक एरिया है, तो एरिया है तो उसका एक आकार भी है। हो सकता है कि वो आयताकार में हो सकता है ट्राइंगल शेप में हो सकता है रेक्टेंगल शेप में हो, यानी आयत के रूप में, स्क्वायर शेप में, वर्गाकार आकृति में, त्रिभुजाकार आकृति में, किसी भी आकृति में हो सकता है। तो एक एरिया के साथ आकृति अपने आप आती है। हो सकता है कि जिग जैग को कोई स्पेसिफिक शेप नहीं बनाता हो, और जिसके पास आकार होता है उसके चारों ओर का जो एरिया होता है वो उसका बाउंड्री होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, तो इसके भी अपनी एक बाउंड्री है, सीमाएं हैं, क्योंकि इसका अपना एक एरिया है, एरिया के साथ इसकी एक आकृति है, आकृति है इसका एक शेप, और शेप या आकृति के साथ इसकी एक बाउंड्री भी बनती है। हालांकि राजस्थान में हम बाउंड्रीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके दो पार्ट हैं, एक पाकिस्तान के साथ लगता हुआ इंटरनेशनल पार्ट यानी इंटरनेशनल बाउंड्री, और एक अपने निकटतम राज्यों से लगता हुआ इंटर स्टेट बाउंड्री। तो आपके जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होंगे वो बीच बीच में मैं लेता रहूंगा। तो जो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, यानी जो नेक्स्ट टॉपिक जो था राजस्थान के निर्माण को लेकर, यानी जिसमें हम गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर की बात करेंगे, साथ में इसके स्थिति, अक्षांश, देशांतर, विस्तार वाले पॉइंट में एरिया, उसके आकृति और उसकी सीमा या बाउंड्रीज के बारे में। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, राजस्थान के निर्माण के बाद कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया जब बन जाता है उसकी एक अपनी लोकेशन होती है, तो उसके लोकेशन के अंदर होते हैं उसके फिजिकल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, तो अपनी एक लोकेशन बनी है, यानी अपना एक गांव है, अपना एक घर है, तो उसके साथ साथ अपने फिजिकल पार्ट्स भी हैं। फिजिकल पार्ट यानी अपने बॉडी के पार्ट है, हाथ है, पाँव है, शरीर का धड़ है। तो राजस्थान जब बना है और उसकी अपनी एक लोकेशन है, तो उसके अपने फिजिकल पार्ट क्या क्या हैं। तो राजस्थान के जो फिजिकल पार्ट हैं, जो जनरली हम रिलीफ फीचर, उच्चावच और जलवायु के आधार पर जिनको हम डिवाइड करते हैं, तो वो उसके स्पेसिफिक पार्ट यानी जो भौतिक प्रदेश के रूप में या फिजिकल डिवीजन के रूप में है। तो भौतिक प्रदेश में सबसे अधिक हाइट वाला जो फिजिकल डिवीजन है वो तो है अपने पर्वत, और वो राजस्थान में हम किसको मानते हैं, अरावली को। तो वो अरावली माउंटेन, अरावली माउंटेन से जस्ट नीचे की जो तरफ है उसको हम मानते हैं हाड़ौती। तो वो हाड़ौती प्लेट्यू या हाड़ौती पठार के रूप में, और हाड़ौती पठार से जो नीचे की तरफ है वो आता है अपना ईस्टर्न प्लेन या पूर्वी मैदान के अंदर। तो उच्चावच के अकॉर्डिंग तो ये तीन फिजिकल डिवीजन है अपने रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग। और मैदान की तरह अपने एक शुष्क मैदान है राजस्थान के पश्चिम में, हालांकि उच्चावच में वो मैदान का हिस्सा ही है, लेकिन जलवायु आधार पे वो डेजर्ट है, क्योंकि जिस ज्योग्राफिकल एरिया में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो तो उसको जनरली हम किसके रूप में कंसिडर करते हैं, डेजर्ट के रूप में। तो राजस्थान का पश्चिमी जो मरुस्थलीय भाग है या जो शुष्क मैदान है, वहां वर्षा की कमी के कारण, और वर्षा किसका पार्ट होता है, क्लाइमेट या जलवायु का, वर्षा की कमी के कारण मुख्यतः उसको हम डेजर्ट में कंसिडर करते हैं। तो राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल है वो उच्चावच के आधार पे तो मैदान का हिस्सा ही है, लेकिन वो जलवायु आधार पे एक अलग फिजिकल डिवीजन माना गया है। तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान में फिजिकल डिवीजन कितने हैं, तो आंसर रहेगा 4। रिलीफ फीचर या उच्चावच में कितने माने गए हैं, तो उच्चावच में एक तो पर्वत होते हैं, पर्वतों से नीचे पठार होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, प्लेट्यू से नीचे प्लेन या मैदान होते हैं। तो पर्वत, पठार, मैदान, और फिर जो डेजर्ट वाला जो प्लेन एरिया है वो क्लाइमेट बेस पे डेजर्ट होता है। तो इसका मीनिंग है कि फिजिकल डिवीजन को डिवाइड करने के दो आधार हैं, एक तो उच्चावच और एक जलवायु। तो इन दो फैक्टर के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, 4 भाग। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं कि राजस्थान का जो डेजर्ट है वो रिलीफ फीचर अर्थात उच्चावच के आधार पर,
और एक जलवायुवीय आधार पर मुख्यतः 4 भागों में बटा हुआ है। तो इन 4 भागों के बारे में हम जो डिटेल से कवर करेंगे जब फिजिकल डिवीजन वाला पार्ट जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर। जो ऑनलाइन स्टूडेंट में कि सर आप नोट्स नहीं बनवाओगे क्या? बिल्कुल, इस बैच में आप नोट्स बना सकते हो। अभी अपन सिर्फ सिलेबस के बारे में बातें कर रहे हैं, तो सिलेबस के बारे में आप साथ साथ लिख भी सकते हो। ये वाले जो टॉपिक्स हैं आपके, तो इसका टाइम भी आपको दिया जाएगा। जैसे राशन के जो बेसिक टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग वाले, तो इन टॉपिक के बारे में साथ साथ आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। और कोई स्टूडेंट अगर किसी की भी तैयारी कर रहा हो कि राजस्थान के किसी भी एग्जाम की, तो इसमें राजस्थान ज्योग्राफी वाला जो कोर्स है, जिसमें आप किसी का एग्जाम ये लगता है कि जनवरी तक सर एग्जाम है, क्या हमारा नवंबर दिसंबर तक कोर्स हो जाएगा, तो मेरा अधिकतम जो प्रयास है आपके लिए कि नवंबर के लास्ट तक आपका कम से कम ये वाला कोर्स कंप्लीट हो जाए, राजस्थान ज्योग्राफी वाला। और उसके बाद में हम इंडियन ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है उसको हम स्टार्ट कर दें। तो फाइनली क्योंकि आपके तीनों पार्ट हैं इसमें, तो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं वो लगभग आपके 40 या 45 के आसपास तक है, जिनको कंप्लीट करवाने के अंदर लगभग लगभग 4 से 4.5 महीने का टाइम पीरियड चाहिए, यानी तीनों पार्ट को कवर करने के अंदर। तो लगभग ये दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो साथ साथ में आपके जैसे टॉपिक कंप्लीट होते हैं तो उनका रिवीजन आप साथ साथ में करते रहिए। और प्रयास ये रहेगा कि अगर आपका कोई एग्जाम जनवरी में आ रहा हो तो और जल्दी करवाने का क्लासेस हम थोड़ा सा और लंबा ले लेंगे उसमें। तो जिन स्टूडेंट का जनवरी के जैसे आपके मैसेज आ रहे हैं कि सर जनवरी में क्लास है, तो बेफिक्र रहिए, हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो राजस्थान के फिजिकल डिवीजन, और जो फिजिकल डिवीजन होते हैं अपने जो 4 भौतिक प्रदेश हैं, उनकी अपनी सबकी एक अपनी क्लाइमेट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपना शरीर है, उसके भी फिजिकल पार्ट है, उसका भी एक क्लाइमेट, उसकी भी अपनी एक जलवायु, यानी अपनी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है। तो राजस्थान का भी अपना एक ऐसा टेम्परेचर है जो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। गर्मियों में अलग है, वर्षा ऋतु में अलग है, शरद में अलग है, शीत ऋतु में अलग है। तो जो फिजिकल डिवीजन कवर करेंगे उसके साथ अपना जो नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा वो रहेगा क्लाइमेट, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जलवायु को लेकर। तो ये स्टार्टिंग के जो 4 टॉपिक हैं, जिनको आपको एक तो रिवीजन इस तरीके से करना है कि इस टॉपिक में सबसे पहले एक तो राजस्थान का गठन एंड राजस्थान बना किस तरीके से है, उसके जिले और डिवीजन कौन से हैं। फिर नेक्स्ट राजस्थान की जो उत्पत्ति या निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, फिर उसके लोकेशन और उसका विस्तार। तो ये 3 टॉपिक एक साथ हैं। उसका निर्माण, निर्माण होने के बाद में उसकी स्थिति और उसका एक्सटेंशन या विस्तार वाला पार्ट, यानी उसका एरिया, आकृति और सीमाएं। राजस्थान बनने के बाद उसके अंदर उसके फिजिकल डिवीजन कौन से हैं, और फिजिकल डिवीजन के बाद उसके क्लाइमेट या जलवायु कैसी है। यानी लगभग ये 4 टॉपिक आपके बेसिक ज्योग्राफी वाले पार्ट में रहेंगे। और क्लाइमेट के अंदर, जलवायु के अंदर अपने एक ऋतु आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु आने के बाद अपने ड्रेनेज सिस्टम यानी जो नदियां हैं वो एक्टिव होती हैं। और नदियों के एक्टिव होने के साथ अपने नदियां, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसके ऊपर लेक्स बनना, डैम प्रोजेक्ट बनना, इरिगेशन प्रोजेक्ट का बनना, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट का बनना। तो वो वाला जो टॉपिक है वो भी कहीं ना कहीं अपवाह तंत्र से जुड़ा हुआ रहता है, सिंचाई परियोजना वाला टॉपिक। तो अपना अपवाह तंत्र, उसके ऊपर डिपेंड है लेक्स या झील, उसके ऊपर डिपेंड है सिंचाई परियोजना। और पानी वाले चैप्टर में जनरली हम देखते हैं कि आजकल लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर, वो चाहे आपके राजस्थान के अंदर ग्रेड वाले एग्जाम ले लीजिए या चाहे सबसे ऊपर का एग्जाम हम देखें आरएस का एग्जाम, इन सब में एक कॉमन टॉपिक आ गया है जल संरक्षण की तकनीक, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स के बारे में। तो उन वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स को भी हम साथ में कवर करेंगे। तो जो आपका इसमें
नेक्स्ट पार्ट यानी जो बेसिक ज्योग्राफी है, बाद में सेकंड बी पार्ट हम लेंगे हाइड्रो ज्योग्राफी के नाम से, यानी जिसमें पानी वाले टॉपिक्स की बात करेंगे। हाइड्रो ज्योग्राफी यानी जलीय भूगोल वाला पार्ट रहेगा अपना। तो राजस्थान में जलीय भूगोल का मीनिंग है, स्टार्टिंग वाले ए पार्ट में अपने 4 टॉपिक हो गए थे यहाँ तक, जलवायु तक ए वाले में। तो बी वाले में अपना टॉपिक नंबर 5 से स्टार्ट होगा, राजस्थान का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। इसके बाद में अपवाह तंत्र का जो टॉपिक है, ये जनरली ड्रेनेज का मीनिंग ये होता है, जैसे बारिश होने के बाद में पानी का एक निश्चित धारा के रूप में और एक स्लोप या ढाल के अकॉर्डिंग बहना अपने आप में ड्रेनेज होता है। जैसे अपने घर का पानी है, वो छत से एक पाइप से होते हुए नाली में जाता है, तो वो भी ड्रेनेज है। नाली का पानी बहते हुए अपने गली मोहल्ले के बाहर जाके बड़े नाले में मिलता है, तो वो भी ड्रेनेज है। और वो नाला जाके आगे किसी छोटी नदी या बड़ी नदी में मिलता है, तो वो भी ड्रेनेज का पार्ट। तो इसका मीनिंग पानी है, उसकी प्रवृत्ति होती है स्लोप के अकॉर्डिंग बहना, ढाल के अकॉर्डिंग बहना। तो एक जल धारा का एक स्लोप या ढाल के अकॉर्डिंग और एक निश्चित मार्ग से बहना अपवाह तंत्र या नदी कहलाता है। तो टॉपिक आपका दो नाम से हो सकता है, या तो रिवर्स ऑफ राजस्थान के नाम से या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान के नाम से। तो ये राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, इसी का ही दूसरा नाम है राजस्थान की नदियां, यानी ये रिवर्स वाले टॉपिक के नाम में भी लिखा हुआ हो सकता है। राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र है, इसके ऊपर डिपेंड करता है लेक्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की झीलें। लेक्स ऑफ राजस्थान या राजस्थान की जो झीलें हैं, इनके साथ ड्रेनेज सिस्टम पे डिपेंड करता है अपना सिंचाई परियोजना या इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। सिंचाई परियोजना में जैसे कोई डैम बनाया गया है, कोई बैराज बनाया गया है, बैराज से कोई नहर निकाली गई है, हो सकता है कोई तालाब के रूप में डेवलप किया हो, या कोई झील बनाई गई हो। तो इसका मीनिंग ड्रेनेज सिस्टम पे डिपेंड होता है, एक तो झील और एक सिंचाई परियोजना है। क्योंकि ये मुख्यतः ज्यादातर जो झीलें आप देखते हो कि ये झील इस नदी पे है, ये झील इस नदी के नाले पे है, तो ज्यादातर जो झील है वो अपने किसी न किसी नदी और नाले पे डिपेंड होती हैं। ये तो नहीं कहेंगे सभी जो झीलें हैं वो मुख्यतः नदियों पे डिपेंड होती हैं, कुछ में डायरेक्ट वर्षा जल या डायरेक्ट जो रेनी वाटर है वो भी आता है। फिर सिंचाई परियोजना के बाद यानी इरिगेशन प्रोजेक्ट के बाद लास्ट टॉपिक इसमें हम पढ़ते हैं जल संरक्षण की तकनीक, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक। जल संरक्षण तकनीकें, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक। तो वाटर कंजर्वेशन टेक्निक का जो एग्जाम्पल है वो दो तरीके से होते हैं, यानी पानी को हम कैसे बचा सकते हैं कि इसके दो तरीके के उदाहरण है। एक तो परंपरागत वाले, यानी इस प्रकार की टेक्निक्स जो हम लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं। एक कुछ इस प्रकार की टेक्निक जिसको हम कुछ समय से यूज कर रहे हैं, जैसे डैम बनाना, बैराज बनाना, मुख्यतः उनसे कैनाल्स को निकालना। तो जो हमने 20वीं और 21वीं शताब्दी में काम में लेना जिनको स्टार्ट किया है, वो हमारे लिए मुख्यतः न्यू टेक्निक्स हैं। जबकि जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स यानी जो परंपरागत तकनीक है, वो जो लंबे टाइम से बनाई जा रही हैं, जैसे पानी को रोकने का जो उपाय है, एक तो झीलों का निर्माण, शेखावाटी और जोहड़े का निर्माण, गांवों में तालाब का निर्माण, मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में नाडी बनाना, टोबा बनाना, या छोटे कुंड यानी जिनको हम कहते हैं कुई या बेरी बनाना, या झालरा बनाना। तो वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स बहुत सारी हैं। तो इस चैप्टर को हमें दो पार्ट्स में पढ़ना पड़ेगा, एक तो परंपरागत तकनीक में और एक आधुनिक तकनीक के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस भी जनरली एग्जाम में आते हैं। जैसे हम बात करें अभी 2024-25 आरएस जो एग्जाम है, उसमें भी पूछा गया था कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर वाटर कंजर्वेशन की कौन सी तकनीक है जिसको पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनाया,
तो पालीवाल ब्राह्मणों की जल संरक्षण तकनीक को हम खड़ीन कहते हैं। तो ये 4 पानी वाले चैप्टर रहेंगे आपके, जिनको हम जलीय भूगोल अर्थात हाइड्रोजोग्राफी के रूप में देखते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा आपका, वो रहेगा रिसोर्स ज्योग्राफी यानी संसाधन भूगोल। तो संसाधन भूगोल वाले जो चैप्टर हैं, जो रिसोर्स ज्योग्राफी वाला पार्ट है, उस रिसोर्स ज्योग्राफी के अंदर जनरली आप ये मानिएगा कि आप धरातल पे खड़े हैं। धरातल पे आप खड़े हैं तो आपके पाँव के नीचे सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? जैसे आप जमीन पे खड़े हैं तो जमीन के ऊपर की तरफ आपके पाँव के नीचे जो है वो क्या है? तो आपके माइंड में आएगा सर मिट्टी है, सॉइल है। तो यहाँ एक चैप्टर आपके आता है जो नेचुरल रिसोर्स है सॉइल। तो एक चैप्टर तो आपको रहेगा राजस्थान की सॉइल या मिट्टी को लेकर। फिर उस सॉइल या मिट्टी का निर्माण होता है पृथ्वी के आंतरिक भागों की चट्टानों से। और पृथ्वी के आंतरिक भागों की चट्टानें जो रॉक्स होती हैं, इन रॉक्स में मुख्यतः अपने मिनरल्स पाए जाते हैं। तो चट्टानों से रिलेवेंट अपना दूसरा टॉपिक आएगा खनिज। खनिज मोस्टली एग्जाम में आपके यहाँ तो खनिज के नाम से होता है, या मुख्यतः खनिज लिख के उसके आगे लिखते हैं धात्विक एवं अधात्विक, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। स्क्रीन पे कोई नंबर वगैरह चल रहा है क्या अपने? फोन नंबर में कौन सा मतलब? अच्छा, उनका खुद का नंबर। अच्छा, तो उसको बंद नहीं कर सकते अपन? अच्छा, जो नंबर आपका जो बार बार रोटेट हो रहा है स्क्रीन पे, उसको जो टेक्निकल टीम है हमारी उससे बंद करवा देंगे। आज तो वैसे भी सिलेबस को डिस्कस करेंगे अपन, क्या नहीं हम पढ़ने वाले जो अगले 2-3 महीने में अपना क्या सिलेबस चलेगा उसके बारे में डिस्कशन चलेगा। क्योंकि आज की फर्स्ट क्लास जो आपके सिलेबस को लेकर है, तो उस सिलेबस में आपका पार्ट क्या क्या है। तो अगर ऐसा कोई डिस्टर्बेंस हो भी रहा है तो मेरे को टेक्निकल नॉलेज मेरा भी इतना बढ़िया नहीं है, तो जो हमारी टीम है वो उसको ठीक कर लेगी। तो कमेंट कंटिन्यूस देख रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो ये जो स्क्रीन वाले जो नंबर हैं इनको बंद करवा दिया जाएगा। तो जो एक टॉपिक तो अपना पृथ्वी के ऊपर जो सोइल या मिट्टी है वो है। फिर मिट्टी के अंदर की ओर जो चट्टानें उनमें क्या पाए जाते हैं? खनिज। तो खनिज वाला चैप्टर या तो खनिज के नाम से होता है, या खनिज दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक तो धात्विक और जो धातु नहीं है इसका मीनिंग अधात्विक, मेटालिक और नॉन मेटालिक। फिर खनिज के बाद में अपनी पृथ्वी के ऊपर मिट्टी के ऊपर पाए जाते हैं वेजिटेशन या वनस्पति। तो एक टॉपिक आपका वनों से रिलेवेंट या वनस्पति से रिलेवेंट होगा। और वनस्पति से जुड़ा हुआ एक पार्ट आता है आपका वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव। वाइल्ड लाइफ या वन्य जीव। तो इस तरीके से आपके जो ये टॉपिक हैं, वाइल्ड लाइफ के साथ एक शब्द जनरली हम और भी यूज करते हैं, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो जहां वन्य जीवों की अधिक प्रजातियां या प्लांट्स की अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो अपना जो वन्य जीव और जैव विविधता, उसमें समस्याएं क्या हैं, और जैव विविधता के संरक्षण के हम क्या प्रयास, क्या अप्रोच अपनाते हैं, तो उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे, राजस्थान के वाइल्ड लाइफ और उसके बायोडाइवर्सिटी को लेकर। तो हालांकि वन्य जीव अब हमारे लिए एज ए रिसोर्स के रूप में काम नहीं आ सकते, क्योंकि किसी भी वन्य जीव को हम अपने फायदे के लिए अब नहीं मार सकते। क्योंकि पहले जब बड़े राजवंश हुआ करते, रानी का आदेश आता कि मुझे हाथी दांत की चूड़ियां चाहिए, तो हाथी को निपटा दिया जाता, मार दिया जाता, और उसके हाथी दांत को निकालकर उसकी चूड़ियां बनाई जाती। लेकिन 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसका एक अमेंडमेंट या संशोधन आ चुका है 2022 के अंदर, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बाद ये अपने लिए एज ए रिसोर्स के रूप में काम नहीं आ सकते।
यानी वन्य जीवों को हम संसाधन के तौर पे इनको मार के यूज नहीं कर सकते, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। तो इसका मीनिंग ये सारे टॉपिक वैसे देखा जाए तो आपके रिसोर्स नहीं है, लेकिन ज्यादातर आपके रिसोर्स वाले पार्ट है। वन्य जीव हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जहां वन वाला चैप्टर होता है वनस्पति वाला, उसी के साथ आपका वाइल्ड लाइफ भी कवर किया जाता है, क्योंकि वनों से ही जुड़े हुए हैं आपके वन्य जीव। तो इसके अंदर जो आपके रिसोर्स वाले जो चैप्टर रहने वाले हैं, तो लास्ट वाला था आपका जल संरक्षण। तो रिसोर्स के अंदर आपका नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 8 तक अपनी बात हो गई है। तो ये रिसोर्स वाला जो पार्ट है या संसाधन भूगोल वाला जो पार्ट, इसमें चैप्टर नंबर 9, जमीन पे खड़े हैं तो जमीन में पाँव के नीचे मिट्टी वाला टॉपिक यानी सॉइल। फिर सॉइल के नीचे जो चट्टाने उनमें क्या पाए जाते हैं, खनिज मिनरल्स। मिनरल से ही जुड़ा हुआ आपका पॉइंट है या टॉपिक है। खनिज से जुड़ा हुआ अपना मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। धात्विक एवं अधात्विक। और चैप्टर नंबर 11 जो मिट्टी के ऊपर, तो मिट्टी के ऊपर अपने वेजिटेशन या वनस्पति। यानी वनों से रिलेवेंट टॉपिक है। और वनस्पति के अंदर अपने क्या मिलते हैं, वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। वन्य जीव एवं जैव विविधता। वन्य जीव एवं जैव विविधता, तो ये वाले टॉपिक हैं आपके एज ए रिसोर्स या संसाधनों के रूप में। अब ज्योग्राफी का इसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है इकोनॉमी ज्योग्राफी, यानी जिसको हम कहते हैं आर्थिक भूगोल, जिसमें जनरली आपके डेटा, फैक्ट, स्कीम या योजनाएं, या जिसमें बात करें नीतियों की यानी पॉलिसीज की, जनरली वो ज़्यादा होता है। तो वो फैक्ट वाला पार्ट है जो हम लास्ट में कवर करते हैं। थोड़ा टफ भी रहता है, टफ इसलिए क्योंकि उसमें डेटाज के ऊपर बात ज़्यादा होती है। और डेटा आपको ध्यान है फैक्ट वाले होते हैं जिनको बार बार पढ़ते हो, बार बार भूल जाते हो। तो लगभग उसको 4 या 5 बार जब तक रिवीजन नहीं करोगे, वो बिल्कुल अपने रनिंग में या अपन कहते हैं कंठस्थ नहीं होते। तो इसका मीनिंग डेटा वाले पार्ट को आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो रिसोर्स ज्योग्राफी के बाद में यानी ये सी पार्ट था आपका, लास्ट पार्ट है आपका इकोनॉमी ज्योग्राफी वाला पार्ट। इसमें आर्थिक भूगोल। तो इकोनॉमी ज्योग्राफी या आर्थिक भूगोल वाला जो पार्ट है आपका, इसके अंदर अपने को अर्थव्यवस्था के बारे में गांव से यानी ग्रामीण क्षेत्र से सोचना है। फॉर एग्जाम्पल आप गांव में हैं तो आपकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या होगा। तो सामान्य सी बात है, कोई भी व्यक्ति बता देगा कि गांव में कृषि या खेती होगी। दूसरा आपको कहा जाएगा अगर कृषि कम हो तो, जैसे अपने पश्चिमी राजस्थान में कम होती है, तो वहां पे पशुओं को अधिक पाला जाए। क्योंकि जब आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम बैठता है तो इसका मीनिंग आप पशुओं को पाल सकते हो, क्योंकि पशुओं के लिए चारा दूसरी जगह से भी लाया जा सकता है। तो पॉसिबल है कि वहाँ अपने एनिमल वेल्थ या लाइव स्टॉक अधिक हो। तो कृषि के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा टॉपिक आपके पशुपालन। फिर आप ये मानिएगा कोई व्यक्ति गांव में नहीं रहना चाहता, वो चाहता है कि मैं सिटी में शिफ्ट हो जाऊं और अपनी इकोनॉमी का जो बेस है वो मैं या तो सर्विस में लग जाऊं या फिर किसी इंडस्ट्रीज में काम करूं। तो सर्विस तो या सेवा क्षेत्र तो वैसे भी आपका इकोनॉमी का टॉपिक है, लेकिन इंडस्ट्री या उद्योग है ये दोनों में आता है। तो उद्योग आपके ज्योग्राफी के सिलेबस में भी होता है। तो इसका मीनिंग दो टॉपिक तो आपके ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। तो लास्ट में जो टॉपिक हमने देखा था यहाँ वाइल्ड लाइफ यानी टॉपिक नंबर 12। उसके बाद में डी वाले पार्ट में इकोनॉमी ज्योग्राफी में टॉपिक नंबर 13 और टॉपिक नंबर 14 दोनों ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर और साथ में पशुपालन।
एग्रीकल्चर एंड पशुपालन, पशुपालन या जो एनिमल वेल्थ वाला पार्ट है। फिर आप ग्रामीण क्षेत्र से अगर शहरी क्षेत्र में शिफ्ट होते हैं, ग्रामीण से अगर आप शहरी क्षेत्र में शिफ्ट होते हैं, तो शहरी क्षेत्र में इकोनॉमी का जो मेन बेस है, एक तो रहेगा आपका इंडस्ट्री या उद्योग। उद्योग के साथ एक पार्ट और ऐड होता है आजकल, उद्योग एवं औद्योगिक विकास। इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मीनिंग है कि उद्योग है उसमें एक अपना परंपरागत पार्ट आता है। परंपरागत का पार्ट का मीनिंग ये है कि परंपरागत पार्ट को अपने से पिछले पीढ़ियों ने भी पढ़ा है, हम भी पढ़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को भी पढ़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो हमें पता होना चाहिए, दी कृष्णा कॉटन मिल है 1889। तो अपने से पीछे वाली पीढ़ियों ने भी ये पढ़ी है, हम भी पढ़ रहे हैं। राजस्थान में पहली चीनी मिल कहाँ पर स्थापित हुई? चित्तौड़ के भोपाल सागर 1932। तो ये अपने को भी पढ़ना है, पहले भी पढ़ा गया, आगे भी पढ़ा जाएगा। तो इंडस्ट्रीज का एक पार्ट आपके परंपरागत या थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप है, जिसमें पुराने उद्योग है, उसमें प्रथम उद्योग है, उन सब की बातें होती हैं। लेकिन दूसरा पार्ट आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी उद्योगों के विकास के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो गवर्नमेंट के द्वारा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी को लाया जा रहा है। राजस्थान में इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, जैसे 2024 के लास्ट में हुआ था रिसर्जेंट राजस्थान। राजस्थान के अंदर सेज एरिया बनाए जा रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंडस्ट्री से रिलेवेंट संस्थान है वो कंटिन्यूस बनाई जा रही हैं। और मुख्यतः निर्यात के लिए या उद्योगों को स्थापित करने के लिए अपने मुख्यतः औद्योगिक पार्क, निर्यात पार्क और कॉम्प्लेक्स। इसका मीनिंग है कि अपने यहाँ से जो एक्सपोर्ट किया जाए, एक्सपोर्ट पार्क भी, इंडस्ट्रियल पार्क भी, और मुख्यतः यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको भी बनाया जा रहा है। तो मीनिंग है कि उद्योग का जो एक पार्ट है जो थोड़ा सा लेटेस्ट है, जो जनरली हम इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ते हैं, सॉरी। तो एक पार्ट रहेगा इसमें आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास वाला पार्ट। तो उद्योग के साथ औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उद्योगों तक रॉ मटेरियल को लेकर आना और तैयार माल को बाजार तक लेके जाना, यह काम होता है परिवहन का। तो उद्योग के साथ आपका एक टॉपिक जुड़ा हुआ होता है परिवहन। परिवहन टॉपिक। फिर इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए सिर्फ परिवहन काफी नहीं है, इंडस्ट्रीज में मशीनरीज होती हैं। तो जो परिवहन के माध्यम से रॉ मटेरियल आया उसको मुख्यतः प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अपने को मशीनरी की आवश्यकता होती है, और मशीनरी को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए एक तो परिवहन, और एक परिवहन के साथ जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका वो एनर्जी या ऊर्जा। जो जनरली अपने जो आरएस वाला एग्जाम होता है उसमें परंपरागत गैर परंपरागत नाम से दिया हुआ होता है। बाकी जो आपके टीचर ग्रेड एग्जाम है या राजस्थान के जो अदर एग्जाम है, उनमें ऊर्जा के टॉपिक को नवीकरण और अनवीकरण, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में डिवाइड किया गया है। जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें दोनों में अंतर बताएंगे कि नवीकरण और अनवीकरणीय में क्या अंतर है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा आपका इसमें परिवहन के साथ एनर्जी या ऊर्जा। अब ऊर्जा के साथ इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए क्या चाहिए? तो इंडस्ट्रीज के लिए एक तो परिवहन और एक ऊर्जा और एक चाहिए मैन पावर। मैन पावर का मीनिंग होता है मानव, और मानव अपने को प्राप्त होता है मानव जनसंख्या से। तो इसका मीनिंग इंडस्ट्रीज के साथ अपना परिवहन, ऊर्जा और एक जनसंख्या। तो जनसंख्या वाला टॉपिक भी हम इसी में ऐड करके चलते हैं। जनसंख्या या पॉपुलेशन वाला टॉपिक। और जनसंख्या जो एग्रीकल्चर में, पशुपालन में, इंडस्ट्रीज में, परिवहन या मुख्यतः ऊर्जा, विभिन्न कार्यों के माध्यम से जो इनकम प्राप्त करती है, उस इनकम का बाद में जनसंख्या क्या करती है? तो सामान्य सी बात है, पहली आवश्यकता होती है जनसंख्या की रोटी, कपड़ा, मकान, यानी जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना। और उसके बाद में जनसंख्या क्या करेगी? तो उसके बाद के जो मुख्यतः जो टारगेट होते हैं वो, जैसे कि आपके पास अच्छा पैसा आ गया, रोटी, कपड़ा, मकान,
उसके बाद गाड़ी वगैरह सारी सुविधाएं हो गई, उसके बाद में आप सोचते हो टूरिज्म या पर्यटन की। तो यहाँ जनसंख्या है वो इन सब सेक्टर में काम करने के बाद जो इनकम प्राप्त होगी, उनमें बेसिक रिक्वायरमेंट के बाद में वो किसके बारे में सोचेगी, पर्यटन या टूरिज्म के बारे में। तो एक टॉपिक आपके टूरिज्म या पर्यटन भी दिया हुआ रहता है। तो ये ज़्यादातर आपके जो इकोनॉमी वाले जो टॉपिक हैं वो ये हैं, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ सोचेंगे तो गांव में कृषि है, पशुपालन है, शहर में उद्योग हैं, उद्योगों को चलाने के लिए परिवहन, ऊर्जा और मैन पावर यानी जनसंख्या है। और साथ में जनसंख्या जो इनकम प्राप्त करेगी उससे वो क्या करके आएगी, टूरिज्म या पर्यटन। तो पर्यटन भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है। उसके बाद में कुछ जो आपके अदर टॉपिक्स दिए हुए हैं, यानी कुछ अन्य टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड हैं। जिसमें एक तो हम पढ़ते हैं सूखा, अकाल एवं मरुस्थलीकरण। जो आपके ड्रॉट, फेमाइन एंड डेजर्टिफिकेशन। एंड डेजर्टिफिकेशन, तो ये वाला पार्ट। इसके बाद में अच्छा, ये टॉपिक नंबर आपका शायद लास्ट में 16, 17, 18, 19, 19 के बाद में टॉपिक नंबर है 20। इसमें सीक्वेंस ये 20 नंबर। तो राजस्थान में आपको ध्यान है सूखे की स्थिति लंबे टाइम तक अपने बनी रहती है, कई बार वर्षा कम होती है। इसमें सूखे के अलग अलग टाइप हैं। अकाल है तो अकाल में भी अलग अलग प्रकार के अकाल हैं अपने। जैसे एक छपनिया अकाल है। छपनिया अकाल तो हालांकि वर्ष के आधार पे दिया है, बाकी जिस तरीके से अपने कमी होती है, जैसे पानी की कमी है, अन्न की कमी है, या मुख्य पानी, अन्न, चारे, तीनों की कमी होना अपने आप में त्रिअकाल है। तो अकाल के भी अपने अलग अलग टाइप हैं। तो इसमें एक तो अपना जो ड्रॉट या सूखा है, और एक जो फेमाइन या अकाल की जो स्थिति है वो आपके जनरली राजस्थान के अंदर एक जुड़ा हुआ पार्ट है, क्योंकि राजस्थान का अधिकांश हिस्सा सूखे से प्रभावित होता है। सूखे का मीनिंग हमारे यहाँ डेजर्ट कंडीशन काफ़ी ज़्यादा है। तो जब सूखे की स्थिति लंबे टाइम तक होती है तो उसको हम अकाल मानते हैं। और ये स्थितियां होने के कारण मुख्यतः उनका प्रभाव डेजर्टिफिकेशन के रूप में अपने को दृष्टिगत होता है, या मुख्यतः वो डेजर्टिफिकेशन के रूप में सामने आता है, मरुस्थलीकरण के रूप में। तो आपका ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण। और उसके बाद में एक यूनेस्को करके आपका एक चैप्टर दिया हुआ है। हालांकि ये यूनेस्को बहुत ही लिमिटेड एग्जाम है। जैसे कि हम बात करें, जैसे आर जैसे एग्जाम में आता है, बाकी जो जनरल एग्जाम्स होती हैं राजस्थान के अंदर उनमें जनरली नहीं आता। तो ये भी करवा देंगे लास्ट में। बाकी सामान्य एग्जाम से रिलेवेंट नहीं। यहाँ तक कि आर जैसे एग्जाम में भी ये सिर्फ मेंस का टॉपिक होता है, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिए हुए हैं, उनको जनरली अपने को कवर करना होता है। तो ये आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जो शुरुआत के आपका जो फर्स्ट पार्ट है बेसिक वाला, सेकंड वाला जिसमें हमने बात की हाइड्रो ज्योग्राफी, तीसरा पार्ट जिसमें हमने रिसोर्सेज की बात की, और लास्ट वाला इकोनॉमी ज्योग्राफी वाला पार्ट, या लास्ट में कुछ अदर टॉपिक्स हैं। तो इस तरीके से हम राजस्थान के ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसको इन 4 डिवीजन में डिवाइड करके, क्योंकि अब माइंड में अपने को धीरे धीरे ये पता होना चाहिए कि अपना राजस्थान ज्योग्राफी किस तरीके से बटा हुआ है। जैसे अभी आपको यह ध्यान है कि राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर हमने कुछ टॉपिक हैं जो बेसिक ज्योग्राफी के अंदर डाले हैं। बेसिक ज्योग्राफी यानी जिसमें राजस्थान का जो परिचय है उसके बारे में बात करेंगे, उसके गठन, जिले, संभाग, फिर राजस्थान की उत्पत्ति और स्थिति के बारे में बात करेंगे, बाद में उसके फिजिकल डिवीजन या भौतिक प्रदेश है उनके बारे में, उसके बाद में उसके क्लाइमेट या जलवायु के बारे में। फिर ये कवर होने के बाद में नेक्स्ट बेसिक वाले पार्ट के बाद में आता है हाइड्रो ज्योग्राफी। हाइड्रो ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान की नदियां या रिवर्स हैं, नदियों के डिपेंड राजस्थान के लेक्स या झील हैं, इन पे डिपेंड राजस्थान के इरिगेशन प्रोजेक्ट या सिंचाई परियोजना है, और इन सब में पानी कैसे बचाएं ये बताएगा जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स।
इसके बाद में हाइड्रोजोग्राफी के बाद वाला जो पार्ट है वो आता है आपका रिसोर्स ज्योग्राफी। तो जो रिसोर्सेज वाले पार्ट हैं उसके अंदर जमीन के ऊपर खड़े होके वहां से अगर हम सोचें तो इसका मीनिंग है वहां टॉपिक आपका आता है सोइल या मिट्टी। मिट्टी के अंदर जो चट्टाने पाई जाती हैं उनमें अपने खनिज। मिट्टी के ऊपर जो पार्ट है आपका वेजिटेशन या वनस्पति, वनस्पति से जुड़े हुए रहते हैं। वन जहाँ अधिक होते हैं वहाँ वन्य जीव। तो ये लगभग 4 टॉपिक हम इसमें रिसोर्स वाले चैप्टर में। और लास्ट वाला जो पार्ट है आपका संसाधन भूगोल के बाद वाला, वो मुख्यतः इकोनॉमी ज्योग्राफी यानी जिसमें आर्थिक भूगोल की बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था की बात को हमने ग्रामीण क्षेत्र से स्टार्ट किया, जहाँ मुख्यतः कृषि, पशुपालन यानी एग्रीकल्चर और एनिमल वेल्थ। और पशुपालन के बाद में अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में उद्योग, उनको चलाने के लिए मुख्यतः ऊर्जा, वहां तक माल को लाने ले जाने के लिए परिवहन, और उसके बाद में मैन पावर या जनसंख्या। और फिर जनसंख्या की आमदनी प्राप्त होने के बाद जनसंख्या टूरिज्म या पर्यटन। और लास्ट में कुछ टॉपिक आपके ज्योग्राफी में जो सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण, यानी जो दोनों तीनों टॉपिक एक साथ हैं। और लास्ट में एक टॉपिक आपका यूनेस्को से रिलेवेंट भी आता है। तो इन सब चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो एक तो आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए कि राजस्थान ज्योग्राफी हमारा किस किस तरीके से डिवाइड है, क्योंकि जब फॉर्मेट याद होगा तो धीरे धीरे आपको सब्जेक्ट है वो रिवीजन करने में, उसको याद करने में आपको थोड़ा सा इजी रहता है। ये इसमें कौन सा है ऑप्शन? अच्छा, वेब वर्जन वाला अभी स्टार्ट नहीं कर सकते? अच्छा अच्छा। अच्छा देखिए, वेब वर्जन वाला हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, लेकिन वेब वर्जन अभी शायद ऑप्शन नहीं है। तो उसमें शायद कुछ टेक्निकल या जो क्लासेज हैं वो आउट होने का कुछ ऐसा उसमें रहता है। तो जैसे उसमें सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ जाएंगे उसके बाद में वेब वर्जन है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की ये जो पहली क्लास थी अपनी, ये आपके सिलेबस डिस्कशन को लेकर थी। तो आज की इस क्लास के बाद में एक तो सिलेबस वाले जो टॉपिक हैं वो आपके इवनिंग में इन लगभग प्रयास ये रहेगा लगभग 9 या 10 बजे तक इन सारे टॉपिक को जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है, तो ये सारे टॉपिक आपके एज ए सिलेबस के रूप में अपलोड कर दिए जाएंगे। यानी जो सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं 20 से 22 टॉपिक जो हमने लिखे हैं वो, उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक यानी जो अगले 3 से 4 टॉपिक हम स्टार्टिंग में करेंगे, यानी अगले जो 15 या 20 दिन के अंदर हम कवर करेंगे, वो वाला पार्ट आपका पहले अपलोड कर दिया जाएगा। देखो, कंप्लीट ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो एक साथ अपलोड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंटेंट जिस तरीके से धीरे धीरे अपडेट होता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके अपडेट कर दिया जाएगा। तो इसका मीनिंग है कि जो कंटेंट वाला जो पार्ट है उसमें आप बेफिक्र रहिए, और जो 4 टॉपिक यानी जिसमें लगभग आपके 80 90 या 100 पेजेस के आसपास हैं उनको निकलवा के और आप स्पाइरल करवा लीजिए, ताकि वो मैटर है वो आपके पास एक साथ भी रहे और इजीली आप उसको कंटिन्यूस रीडिंग करते रहें। तो इसका मीनिंग वो टॉपिक हैं उनको इजीली आप रीड आउट कर पाएँ और आपके पास वो रिकॉर्ड में रहें। अगर 2 2 पेजेस निकलवाएंगे तो उनको कलेक्ट करना थोड़ा सा आपके लिए भी मुश्किल होगा, और उनको इधर उधर होना, अपने नोट्स बहुत सारे होते हैं तो उसके अंदर इधर उधर भी हो जाते हैं। तो नोट्स किस तरीके से आपको पढ़ने हैं यानी टॉपिक अपने को किस तरीके से पढ़ने हैं, तो वो साथ साथ में हम बातें करते रहेंगे इसमें कि इनको किस तरीके से कवर करना है। बाकी टॉपिक जिस तरीके से चलते रहें साथ साथ में इन क्लासेज को आप लेते रहें, क्योंकि साथ साथ में कवर कर लेंगे इसका मीनिंग सब्जेक्ट आपका बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा उसके साथ। और देखिए, जो कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा उसमें बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इस कंटेंट के अलावा या इस सिलेबस के बाद में आपको जितने भी पार्ट हैं, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके अंदर फिर आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी ये तीनों टॉपिक का कंप्लीट होने का मीनिंग है आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन इजीली क्वालिफाई, इजीली उनको क्रैक कर सकते हो। तो आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे। उसके बाद में, अच्छा आपके कुछ ऑर्डर हैं?
बुक वाले ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं आप, तो बुक वाले जिन स्टूडेंट्स ने जो ऑर्डर किए हुए हैं उनको जल्दी 5 या 6 तारीख की डेट है, क्योंकि हमारे यहाँ से डिस्पैच होना स्टार्ट हो गए हैं। तो 3-4 दिन जो भी आपका टाइम लगेगा उसमें लगेगा। ट्रैकिंग आईडी वाला देखो धीरे धीरे वो जनरेट हो जाएगा, जैसे वो ट्रांसपोर्टेशन वाला या जिसमें जो भी जिस तरीके से टेक्निकल जो पार्ट होता है उसमें आने के तुरंत बाद में वो ट्रैकिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। बाकी मैं टेक्निकल टीम से बात करूंगा, क्योंकि ये ट्रैकिंग आईडी वगैरह है इसके बारे में शायद मेरे को अच्छा, वो डिस्प्ले जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा आपका, यानी जैसे ही आपका ऑर्डर, आपका सीक्वेंस जैसे ही आएगा, तो उसमें जैसे ही आएगा तो वैसे जनरेट हो जाएगा। तो चलो आज के इस सेशन को या इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। तो हम कल इसके बाद में कंटिन्यूस अपने टॉपिक फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आज आपका सिलेबस डिस्कस वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।